का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में पिछली परीक्षाओं में आए हुए हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि वो प्रश्न देखेंगे जो पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके आने वाले समय में आने वाली परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। तो इन 50 क्वेश्चन को साथियों आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा अपनी आने वाली परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। राष्ट्रमंडल की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें तो जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और विश्व बैंक की अगर बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। ये 4 पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय साथियों सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी, आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछ लिया जाए विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और विश्व तपेदिक यानी कि विश्व टीबी दिवस यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो साथियों विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बताइए। चलिए साथियों, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की, तो भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों जन्म कब हुआ था यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात करें सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए तो साथियों पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आंसर की अगर बात करें किरण दोषी आपका आंसर है, तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? बताइए। क्रिकेट माई स्टाइल ये एक पुस्तक का नाम है साथियों, और पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो कपिल देव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? बताइए। अच्छी पुस्तक है, कई बार साथियों परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि अनसुटेबल नामक जो पुस्तक है ये साथियों किसके द्वारा लिखित है? तो करण जौहर के द्वारा लिखित है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक की बात करें तो साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर साथियों जिक्र आया है सरोजिनी नायडू का, तो सरोजिनी नायडू से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें आपको ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है इन द बाजर्स ऑफ हैदराबाद। क्या साथियों? इन द बाजर्स ऑफ हैदराबाद ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द बर्ड ऑफ टाइम ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। स्वर्णिम दहलीज ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, इतने भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का भी जिक्र आया है, तो कर्म योग किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद जी की। भक्ति योग स्वामी विवेकानंद जी की। द ईस्ट एंड द वेस्ट ये साथियों किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। तो इतनी पुस्तकों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए I killed my plants. Ah, bummer.
What kind of plants? Some kind of fern? Try putting them in the shower. Steam On them. it. Am I supposed to be in the shower with them? Definitely not. उसके बाद देखेंगे साथियों, इसमें से असमान शब्द आपको बताना है कौन सा है, यानी कि कौन सा सबसे अलग आपको नजर आ रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं कि ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन हिप हॉप की बात करते हैं तो साथियों ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि ये सामाजिक नृत्य कह सकते हैं या कोरियोग्राफ इसको नृत्य कह सकते हैं, नृत्य शैली। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो इनमें से साथियों भारत की एक लोक नृत्य शैली कौन सी नहीं है? अभी मैंने जिक्र किया था साथियों, किसका जिक्र किया था? शास्त्रीय नृत्य का। तो इनमें से अगर बात करें साथियों, जो आपकी कचिपुड़ी है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ये एक नृत्य शैली नहीं है, लोक नृत्य शैली नहीं है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों यहाँ पर छाऊ की, तो छाऊ लोक नृत्य कहां पर किया जाता है? झारखंड में। राउत नाच कहां पर किया जाता है साथियों? राउत नाच आपका छत्तीसगढ़ में। और कालबेलिया कहां पर किया जाता है? तो राजस्थान में। इतनी जानकारी भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप जिसका आरंभ जो हुआ था वो भारतीय राज्य बिहार में हुआ था, या ओडिशा में हुआ था, या केरल में हुआ था, या साथियों कर्नाटक में हुआ था। चलिए भाई, तो कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। आप सभी का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। कथकली आपको ध्यान रखना है केरल का है, और मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो साथियों भरतनाट्यम आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का ओडिसी है, उत्तर प्रदेश का कथक है, मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। उसके बाद देखेंगे कि सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया था? तो सन टीवी नेटवर्क साथियों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कलानिधि मारन के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, इसका संबंध किससे है साथियों, बताइए। देखिए इसकी शुरुआत साथियों कब की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, झारखंड से की गई थी। चलिए यहाँ पर अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भारत सरकार की एक स्वस्थ योजना है, इसलिए आंसर की अगर बात करें तो स्वस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि NRHM की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है, बताइए। चलिए तो क्या होगी साथियों? NRHM की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा। उसके बाद देखिए गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई, बताइए। तो किसके द्वारा साथियों शुरू की गई? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना साथियों कब शुरू की गई थी? तो ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, सॉरी ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बताइए। तो कौन सा साथियों सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, बताइए। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम था साथियों वो अरुणाचल प्रदेश का था। और कितना जनसंख्या घनत्व था? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का था? तो अरुणाचल प्रदेश का था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां का था? तो बिहार का था, 1106। अगर बात करें साथियों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व की, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बिहार का मैंने आपको कितना बताया? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको बताइए। 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य साथियों कौन सा था, बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर बात करें सबसे कम साक्षरता राज्य वाला राज्य कौन सा था, तो बिहार था। लेकिन सबसे अधिक साक्षरता जहां की थी तो वो केरल की थी। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत का तीसरे नंबर का बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। चलिए, तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बताइए, जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है तीसरे, यानी कि तीसरे नंबर का। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो तो उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा। तो साथियों भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो बिहार है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। तो आर्थिक नियोजन को साथियों किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो 1961 से लेकर 1966 तक चलती है, ठीक है साथियों। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें 1966-67 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट वाला। उसके बाद देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की साथियों अवधि क्या थी, तो अगर पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1951 से लेकर 1956, और दूसरी की अगर बात करें तो 1956 से लेकर साथियों 1961। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि भारत में साथियों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई, तो किस वर्ष से हुई, 1991 से हुई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, बताइए भाई। देखिए हिंदी में इसको कहेंगे सार्वभौमिक खाता संख्या, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे साथियों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर साथियों ये आपकी यूएएन की फुल फॉर्म हो जाएगी, हिंदी में कहेंगे सार्वभौमिक खाता संख्या। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात चल रही है, तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड की साथियों स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर क्लास को लाइक न किया हो, जिन लोगों ने भी शेयर न किया हो, तो ये दो काम सबसे पहले आप सभी लोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे 31वें नंबर का प्रश्न कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर नरसिम्हन समिति की जब हम बात करते हैं तो इसका गठन जो किया गया था वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया था। एक स्वामीनाथन समिति साथियों आई, इसका संबंध जनसंख्या नीति से था। और उसके अलावा राजा चेलैया समिति आई, इसका संबंध करों में सुधार से था। और उसके अलावा साथियों बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति है। चलिए, उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर स्थित है साथियों, श्रीनगर में स्थित है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि साथियों अगले नंबर का जो प्रश्न है कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए भाई। में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि गंगा की सहायक नदियां आपसे पूछी जा रही हैं साथियों कौन कौन सी हैं, तो सोन है, यमुना है, गोमती है, लेकिन इंद्रवती जो है वो नहीं है। अगर गंगा की सहायक नदियों की साथियों बात करते हैं तो चंबल भी है, घाघरा भी है, बेतवा भी है, रामगंगा भी है, गंडक भी है और कोसी भी है, लेकिन इंद्रवती नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यमुना नदी जो है साथियों ये गंगा में मिलती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहां पर आकर गंगा में मिलती है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इलाहाबाद में या साथियों पटना में, बताइए।
चलिए, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, यानी कि इलाहाबाद में आकर यमुना नदी गंगा से मिलती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि रामगंगा नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। जो रामगंगा नदी है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पेरियार, रणथंभौर, काजीरंगा या कार्बेट? बताइए। तो जिम कार्बेट आंसर अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हैली नेशनल पार्क के इस नाम से जाना जाता था। और इस उद्यान से साथियों कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर कुल मिला के डी था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? बताइए इनमें से कौन सी नदी साथियों गंगा की सहायक नदी है? तो मैंने आपको गंडक नाम भी बताया था जब मैंने आपको गंगा नदी की सहायक नदियां बताई थी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि यमुना और गोमती नदी महानदी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, कृष्णा की हैं या साथियों गंगा की हैं? चलिए यहाँ पर आंसर की अगर बात करें तो यमुना है, गोमती है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए क्षिप्रा नदी साथियों जो है वो ओडिशा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिहार में या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए आंसर साथियों अगर आप कहें ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 43वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? बताइए यानी कि बांग्लादेश की सीमा पर साथियों भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो स्थित हैं? देखिए पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो इसके बारे में भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं साथियों। जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डुरंड रेखा अलग करती है किसको किसको, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। अगर पूछ लिया जाए कि मलक्का जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है, तो मलय प्रायद्वीप को और सुमात्रा को अलग करता है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है, तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है। तो अगर बात करें साथियों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान से भी, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी, लेकिन मणिपुर साथियों मैंने कभी नहीं पढ़ा कि होकर गुजरती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो साथियों घास का कौन सा मैदान नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फेन है ना, फेन ये घास का मैदान नहीं है। सवाना भी है, प्रेयरी भी है, स्टेपी भी है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बताइए ब्राजील में, अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में या अफगानिस्तान में? तो दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? जो नामीब मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद देखिए कि पंपास हो गया, स्टेपीज हो गया, सवाना हो गया, प्रेयरीज हो गया, ये सभी के सभी प्रसिद्ध के नाम यानी कि ये क्या चीजें हैं? ये झरने हैं, चक्रवात हैं, अमेरिका में स्थित झीलें हैं। ये सभी के सभी घास के मैदान है। तो साथियों मेरे हिसाब से तो ये सभी के सभी घास के मैदान है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करें सवाना घास का मैदान कहां पर स्थित है, तो पूर्वी अफ्रीका में। कंपोज कहां पर है, तो ब्राजील में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? 24%, 4%, 8% या साथियों 12%? इस 49वें नंबर का प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। चलिए तो अभ्रक की मात्रा साथियों कितनी पाई जाती है? भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा जो पाई जाती है वो लगभग जो पाई जाती है यहाँ पर, जो बिल्कुल सही उत्तर कह सकते हैं, वो 4% के आसपास पाई जाती है।
भूपर्पटी में साथियों और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ऑक्सीजन तो 46.6% पाई जाती है। सिलिकॉन भी लगभग 27% पाई जाती है और एल्यूमिनियम भी साथियों 8% पाई जाती है और लोहा भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चलिए, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका जो होगा वो एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम होगा, लोहा होगा या साथियों सोडियम होगा। बताइए भाई। तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जो जाएगा वो एल्यूमिनियम के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आपने देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे और जिन लोगों ने साथियों शेयर ना किया हो तो क्लास को फटाफट शेयर कर देंगे, क्योंकि क्लास का अंतिम पड़ाव साथियों आ चुका है, अंतिम प्रश्न बीत चुका है। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।